हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए आया हूँ इंडियन पॉलिटी से। जो कि आपके अपर पीसीएस में कुछ इससे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, लोअर पीसीएस में या आरओ एआरओ में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। हो सकता है कुछ ऐसे आर्टिकल्स हों जो आपके एग्जाम में आ जाए। पहली चीज, आर्टिकल 1 to 51 जो एक ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें से हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि एग्जाम में आपके लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो तो आपको आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 51A तक आपको सारे याद करने हैं। अगर मैं उसके बाद के आर्टिकल्स की बात करूं, तो कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ दीज फोर, इन चारों में से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आते हैं, तो आप टिक करके आइएगा 52। तो 52 को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपसे प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किस आर्टिकल में आता है, तो आप टिक करके आएंगे 54 में आता है। और यहीं से एक एक्स्ट्रा आपके लिए इंफॉर्मेशन की इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो कौन करता है, तो बच्चों आप टिक करके आएंगे इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो प्रेसिडेंट का चुनाव या इलेक्शन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके अपर पीसीएस में आ सकता है, लोअर और आरओ आरओ में तो आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो बात करूं इलेक्टोरल कॉलेज, उसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो पहले फर्स्ट करके लिखिएगा ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। दूसरा लिखिएगा ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तीसरा लिखिएगा ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज, जो 28 स्टेट्स हैं उनकी सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर, जिनको हम लोग एमएलए बोलते हैं। और फोर्थ लिखिएगा आप इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी असेंबली, क्योंकि वहीं पे इस समय यूटी 2 है जहां पर इस समय आपकी क्या है, असेंबलीज एक्टिव है। तो ऐसे भी कंपोजिशन आपसे पूछ लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें और इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएं, 63 ये लिखिएगा, आर्टिकल 63 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया है। तो देखिए यहाँ से एक बड़ा अच्छा फैक्ट मिलेगा आपको, क्या कि 52 में क्या आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ गया, आर्टिकल 63 में क्या आ गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ गया। ठीक। फिर आर्टिकल 64 में क्या लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके के बैकअप होते हैं प्रेसिडेंट के। जब भी प्रेसिडेंट किसी मेडिकल वजह से या इस्तीफे की वजह से या इम्पीचमेंट की वजह से ना रहे, तो वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीनों तक प्रेसिडेंट की तरह क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि दूसरा नियम ये बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कराने पड़ेंगे, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं, वो किस आर्टिकल में आते हैं, तो आप टिक करेंगे 76 में आपके आते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि किस शख्स को या पर्सन को आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं। आप ऐसे पर्सन को एजीआई बना सकते हैं जिसके पास क्वालिफिकेशन हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे जो मैंने बनाया है, वो है 5/10/DJ। ये क्या है, ये वो क्वालिफिकेशन है जो जरूरी होती है ऐसे पर्सन के लिए जिसको सुप्रीम कोर्ट का आप जज बनाने जा रहे हैं। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं, 5/10/DJ, तो ये तीन क्वालिफिकेशंस है, 5, 10, DJ, यानी कि इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। अब वो एक क्वालिफिकेशन, पहले 5 की बात करते हैं, या तो आप मिनिमम 5 साल तक क्या हो, हाई कोर्ट में जज हो। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम दूसरी क्वालिफिकेशन में आएंगे, यानी कि 10 वाली क्वालिफिकेशन में 10 साल तक आप मिनिमम क्या हो, एडवोकेट हो, प्रैक्टिस करते हो हाई कोर्ट में। जीते या हारे के उससे मतलब नहीं है। और अगर ये भी क्वालिफिकेशन वाला पर्सन नहीं मिलता है हमको, तो हम तीसरी क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे, वो है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि माननीय राष्ट्रपति की नजरों में प्रख्यात न्यायवादी होना चाहिए। ऐसे शख्स को जो है हम
हाई कोर्ट का जज बना, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे। तो इस तरीके से ये 5-10 DJ वाला जो फॉर्मूला है वो बनाया गया। तीनों में से कोई एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिससे आप किसके, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते। अब यहाँ पे 5-10 DGI की क्वालिफिकेशन में मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं वो पहली क्वालिफिकेशन के होते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस, जिनको किसी भी 24 हाई कोर्ट में से किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल 15 साल 20 साल हो चुके होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाते हैं। एक कोलिजियम सिस्टम है, वो लोग आप अपनी लक्ष्मीकांत की किताब से या किसी भी और किताब से पढ़ सकते हैं। मैंने अपने ऐप में या मैं जो लाइव क्लासेस देता हूँ उसमें कोलिजन सिस्टम को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, कई बार उसके कॉम्पोजिशन को पूछ लेते हैं। अब बात करें हम लोग आर्टिकल 76, जिसमें हम लोग एजीआई को समझ रहे थे। तो एजीआई जो होते हैं वो सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, संघीय सरकार को, केंद्र सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं को ही फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। तो ये था छोटा सा वीडियो जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर था, और अपनी तैयारी को जोरों पर रखिए। नोटिफिकेशन आज अप्रैल, लगभग 19 अप्रैल के करीब चल रहा है। नोटिफिकेशन अभी तक ना तो RO का आया है, ना तो लोअर का आया है, ना तो अपर का आया है। लेकिन एग्जाम की डेट ये मान के चलिए 18 जून 2 जुलाई, ठीक है, ये रहेगी, ये मान के चलिए। और उसी हिसाब से अपनी तैयारी में रोज जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। अगर आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे, तो फिर से आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि नोटिफिकेशन अगर आ गया तो फिर कई बच्चे पूछेंगे कि क्या एग्जाम टाइम पर होगा। तो प्लीज कैलेंडर के हिसाब से पढ़िए। आप स्टूडेंट हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जो आपके सामने टारगेट दिया गया है उसको परफॉर्म और करते रहिए। और सबसे बड़ी बात, जो कॉन्टिन्यूटी है, रोज की कॉन्टिन्यूटी आपको बच्चों बना के रखनी है। इसका मतलब ये होगा कि रोज जो आपका पढ़ाई का शेड्यूल है, जो भी आप जितना भी दे सकते हैं, 2 घंटे, 4, 6, 8, या आप में से कई ऐसे हैं जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग 15 से 18 घंटे आराम से दे सकते हैं। 15 से 18 घंटे का मेरा कतई मतलब नहीं होता है कि ऐसे मैं बैठूं और 15 घंटे पढ़ता हूँ। 15 से 18 घंटे का मतलब ये होता है कि आप फिर पढ़ाई के ही माहौल में हैं। यानी कि अभी आप 1 घंटा पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर आपने 15 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक लिया, आराम किया, रिलैक्स हुए, म्यूजिक सुना, उसके बाद फिर आपने मॉडर्न इंडिया उठा लिया 1 घंटे के लिए, फिर उसको पढ़ते रहे। MCQ जो है वो आप देते रहे, मेरी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं MCQ के लिए। तो इस तरीके से 18 घंटे की पढ़ाई आप कैसे, मैं 15 से 18 घंटे की पढ़ाई में बोलता हूँ। जो लोग वर्किंग में हैं, हाउस वाइफ हैं, आपके लिए जो है सुबह का टाइम, यानी कि जब पूरे घर वाले सो रहे हैं तभी आपके पास टाइम होता है, और वो आप मान के चल सकते हैं सुबह 4 बजे से 6 बजे तक दिन में निकाल पाते हैं। हाउस वाइफ हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तब आपके पास टाइम होता है दिन में। लेकिन घर के भी काम होते हैं, वो बात समझ सकता हूँ मैं। लेकिन आप भी अगर दिन भर में आप लोग कम से कम 4 से 6 ब्रेक्स में, मतलब कि 1 घंटा पढ़ा फिर कुछ काम किया, 1 घंटा पढ़ा फिर, ऐसे करके, या सुबह के 2 घंटे निकाल दिए, शाम के या रात के लेट नाइट के 2 घंटे निकाल दिए, किस तरीके से, तो आप लोग भी इस फाइट में बने रहेंगे। और क्योंकि आप लोग उन 4 घंटों में आपको और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, तो तैयारी करते रहिए और एग्जाम क्वालिफाई करें।